स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू सीरीज में, जो कि एक बहुत ही कमाल की एक्शन और एडवेंचर वाली सीरीज होने वाली है, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होगा फेंगी और उसको इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक न्यू पावर मिल जाती है कल्टीवेशन करने की। वो आकर इसका कैसे इस्तेमाल करता है वो हम इस सीरीज में देखेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जो कि ग्रेवयार्ड होने के साथ साथ एक काफी पुराना खंडर भी था, जिस जगह पे शहर के बाहरी लोग कई बार ट्रेजर्स ढूंढने के लिए भी आते हैं। जहाँ पर तभी हमें दो चोरों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक उसका बॉस और एक असिस्टेंट होता है। जहाँ पर वो बॉस अपने असिस्टेंट से ये कह रहा था कि इस जगह पे तो चोरों को छिपने के लिए काफी सारी जगह मौजूद है, लेकिन हमें इससे क्या करना, हमें तो अपना जरूरी सामान ढूंढना है। लेकिन उसका जो साथी होता है वो छोटी छोटी चीजों से बहुत ही ज्यादा डर रहा था। तो उसका बॉस ये कहने लगता है कि तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, तुम एक मर्द होकर कायरों के जैसे क्यों डर रहे हो, ऊपर से हम तो चोर भी हैं, तो हमें तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और फिर तभी यहाँ पर बाइक को चलाते हुए एक लेडी कैरेक्टर आ जाती है, जिसका नाम होता है चूजिया, और वो वहाँ पर आते ही उन दोनों को मारना शुरू कर देती है, क्योंकि ये भी यहाँ पर ट्रेजर्स को ही लेने के लिए आई हुई थी। लेकिन वो तो अकेले यहाँ पर उन दोनों को ही फोड़ कर रख देती है। और वो कहने लगती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों इतने ज्यादा कमजोर निकलोगे, कि मुझ जैसी लड़की ने तुम दोनों को धो डाला और तुम्हें हरा दिया। इसी चीज की सेल्फी को निकाल कर वो अपने साथी को भेज देती है। साथ ही वो ये भी कह रही थी कि मैं इस फील्ड में नई तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए इन जैसे छोटे मोटे चोरों को निपटाना मेरे लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है। तभी वो बॉस यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करने लगा था। फिर चूजिया तुरंत ही काफी स्पीड के साथ में उसका पीछा करने लगी थी, जिस चीज को देखकर वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और इसीलिए अपने पास में रखे हुए काफी बड़े बॉम्ब को जलाकर चूजिया की तरफ फेंक देता है ताकि वो मारी जाए। लेकिन चूजिया तो काफी ज्यादा होशियार होती है और वो केवल एक ही किक में उस बॉम्ब को अपने से काफी दूर भी फेंक दी थी, जिसके धमाके की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा धुंध फैल जाती है। यहाँ पर तभी मौके का फायदा उठाकर चूजिया पर तुरंत ही उस बंदे को मारना शुरू कर देती है। लेकिन उन दोनों के वेट की वजह से वहाँ की जमीन कोलैप्स कर जाती है, जिससे कि वो दोनों ही एक काफी गहरी खाई में गिरने वाले थे। लेकिन चूजिया खुद को बचाने के लिए एक रस्सी से लटक जाती है, लेकिन जिस चीज पर वो लटकी हुई थी उस पर भी एक मेमोरियल डे आने वाला है। इसकी वजह से जब मैं कल रात एक घर में चोरी करने के लिए गया, मुझे पता चला कि ये घर तो काफी समय से खाली पड़ा हुआ था। मुझे आपकी फेवरेट ड्रिंक भी वहीं पर मिली। उनसे ये कहता है कि आज से 3 महीने पहले मैंने आपकी आखिरी विश को भी पूरा किया। मैंने माउंटेन से नीचे जाकर आपके हट को इस मोटर्स की दुनिया में रिफाइन करने की कोशिश की। और आपको ये तो याद होगा ही कि शेनपाओ और फैटी दोनों मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं। वो लोग हमेशा ही मेरे हर काम में पूरी मदद भी करते हैं, इसीलिए मैंने उन लोगों के साथ में एक एंटीक शॉप को भी ओपन कर लिया। वैसे भी मैंने आपके साथ में बचपन में काफी सारी एंशिएंट बुक्स को भी पढ़ा था, जिससे कि मुझे एंटीक यूज की काफी अच्छी नॉलेज भी है। साथ ही साथ फेंगी के पास में ये जो गबाला नाम का ट्रेजर होता है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि आखिर असल में ये गबाला है क्या। क्योंकि जब वो एक बार रास्ते पर एक बिल्ली को बचाने के लिए गया था, तब एक कार काफी तेजी में उससे टकराने वाली थी, लेकिन वहाँ पर उसकी मदद की थी गबाला ने, क्योंकि गबाला ने उसकी जान बचाने के साथ साथ फेंगी को काफी सारे मिस्टीरियस कल्टीवेशन के मेथड्स भी सिखा दिए, जैसे कि आज के इस मॉडर्न जमाने के दुनिया में वो अपने आप को सबसे ज्यादा लकी समझता है। उसने मार्शल आर्ट के वो सारे के सारे तौर तरीके सीख लिए जो कि उसके लिए जरूरी थे। अब तो फेंगी को भी ये याद नहीं है कि उसने गवाला के वर्ल्ड में कितना ज्यादा समय बिता दिया, लेकिन जो भी हो अब उसके पास में काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी आ चुकी है, इसकी वजह से वो किसी भी चीज को अपने तरीके से कंट्रोल कर सकता है। उसने ये कभी भी सोचा नहीं था कि ये ट्रेजर उसके लिए एक वरदान साबित होगा। अपने मास्टर की ग्रेव से ये कहने लगता है कि आपने मुझसे कहा था जब मैं सबसे पहली बार आपसे मिला था तब ये गबाला मेरे गर्दन में लटका हुआ था, लेकिन मुझे तो आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि आगे ये क्या है और मैं कौन हूँ। वहीं हम एक छोटे से पेड़ के ऊपर एक रैबिट को देखते हैं, जो कि काफी देर से फेंगी के ऊपर नजर रखे हुए था, जिसको तभी ये कॉल आता है कि उनके साथ में काफी बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। इसीलिए फिर वो तुरंत ही फैटी और शेनपाओ के पास में भी पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक टर्टल के सेल का इस्तेमाल करने वाला है ये पता करने के लिए असल में उनके साथ में प्रॉब्लम क्या हुई है। जिसको ऐसा करते हुए देखकर शेनपाओ तो ये कहता है कि फैटी तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे कि हमारा भाई फेंगी किसी जादूगर जैसा लग रहा हो, और जब फेंगी उसको यूज करता है तो उसको ये पता चलता है कि उनकी जो साथी है चूजिया उसकी जान खतरे में आ चुकी है। तो शेनपाओ कहता है कि ये तो सारी की सारी गलती मेरी है, हम लोगों को कल रात बात कर लेनी चाहिए थी। तो फेंगी उन दोनों से ये कहता है कि उसकी जिम्मेदारी मैंने तुम दोनों को दी थी कि जहाँ भी जाओगे तुम तीनों साथ में ही जाओगे। तो शेनपाओ कहता है कि हम दोनों तो खेल में काफी ज्यादा व्यस्त हो गए थे, इसीलिए पता ही नहीं चला कि चूजिया यहाँ से कब चली गई। तभी फैटी बताता है कि मुझे सुबह सुबह एक ग्रुप मैसेज भी मिला था, जिसमें चूजिया ने अपना एक वॉइस नोट और अपनी लोकेशन को भी शेयर किया था।
फेंगी कहता है कि ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ से साउथ की तरफ जाना होगा, जहाँ पर भी हमें सिमेट्री दिखेगी हम वहीं पर उसको ढूंढेंगे। इसके लिए फिर वो तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद फेंगी अपने एक डिवाइस का इस्तेमाल करने लगता है उसके लोकेशन का पता लगाने के लिए, लेकिन उसका ये डिवाइस भी चूजिया की एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं ढूंढ पा रहा था। लेकिन ये जगह देखकर फेंगे को एक पहेली याद आने लगती है जो कि वो बचपन से सुनते आ रहा है। लेकिन अब इस जगह को देखकर फेंगे इस बात को भी समझ जाता है ये सिमेट्री इमोर्टल्स की जगह है, जहाँ पर फैटी और शेनपाओ उस चोर को पकड़कर ले आते हैं। कहते हैं कि हमें कोई इमोर्टल तो नहीं मिला, लेकिन ये जरूर मिला है, जिसको देखने पर मुझे ये पता चला कि चूजिया ने जो सेल्फी ली थी उसके अंदर ये बंदा भी मौजूद था जिसको चूजिया ने पकड़ा होगा। कि इसको होश आते इसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये आज के बाद कभी भी किसी भी टॉम को लूटने के लिए नहीं आएगा। तो फिर फेंगी तुरंत ही उससे ये पूछने लगता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तो वो तो उसको पहचानने से इनकार कर दे। शेनपाओ कहता है कि ऐसे हीरो वाले कामों जाता है। तो फैटी कहने लगता है वो तो ठीक है, लेकिन इस बार हम लोग अपनी शॉप का किराया कैसे चुकाएंगे? तो शेनपाओ से ये कहता है कि तुम आखिर चिंता क्यों कर रहे हो, हमारा एक छोटा सा बिजनेस भी तो चल रहा है, उससे भी हम लोग काफी सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन यहाँ का जो माहौल होता है वो धीरे धीरे करके सर्दी जैसा होने लगा था। अब ये तीनों ही यहाँ की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस जगह पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को टॉम के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। चारों तरफ ही पुराने जमाने के लोगों के कॉफिन ही कॉफिन टंगे हुए थे, जिसको देखकर फैटी कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक फोटो तो लेना ही चाहता हूँ। और इस जगह को देखने के बाद फेंगी ये कहता है कि मेरे हिसाब से इस जगह को यहाँ का मेन टॉम चैम्बर होना चाहिए, इसलिए हम लोगों को बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा और किसी भी चीज को मत छूना। फेंगी को यहाँ पर टाइची अरेबी दिखाई देता है, जिसको देखकर फिर शेनपाओ ये कहने लगा था कि मेरे हिसाब से इस जगह का ओनर कोई प्रिंस नहीं बल्कि कोई जनरल ही होगा। वो लोग यहाँ पर जैसे ही कुछ चीजों को देख रहे थे कि तभी फैटी काफी बड़े स्टैचू में से जाकर उसका एक छोटा सा ट्रेजर निकाल लेता है। लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है कि अब उस स्टैचू के साथ साथ यहाँ पर जितने भी स्टैचू होते हैं सभी के अंदर जान आ जाती है और वो हिलने डुलने लगे थे। फैटी शेनपाओ और फेंगी के पास में जाकर कहता है कि देखो भाई, मुझे कितना अच्छा ट्रेजर मिला, मेरे हिसाब से हमें इसका काफी सारा पैसा मिलना चाहिए, जो कि असल में होता है जीएन स्टोन। वो गलती से फैटी के हाथों से छूटकर नीचे गिरता है और ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर चारों तरफ ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा फैलने लगा था। यहाँ पर पुराने जमाने की जितनी भी लाइट्स थी वो सभी के सभी एक्टिवेट हो चुके थे। साथ ही साथ यहाँ पर कॉफिन में मौजूद पुराने जमाने के वॉरियर्स भी अपीयर होने लगे थे। फेंगी ये कहता है कि एक्सट्रीम जीएन स्टोन एक्सट्रीम यन प्लेस पर ही पाए जाते हैं, और जैसे ही उन लोगों को अपने पीछे से जिंदा लाशें जलती हुई नजर आती हैं, तो उसको देखकर तो फैटी काफी जोरों से चिल्लाने लगा था। शेनपाओ और फेंगी तो अपने ऊपर अटैक करने वाले उन सारे के सारे स्टैचू को मारने लगते हैं, जहाँ पर फिर तभी फेंगी यूज करने लगता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को, जिसके केवल एक छोटे छोटे अटैक से ही वो इन सारे के सारे स्टैचूज को दोबारा से फ्रीज करते जा रहा था। बहुत ही जल्द अपनी स्पीड का यूज करते हुए सारे के सारे स्टैचूज को फ्रीज कर देता है, जिनको देखकर शेनपाओ ये कहने लगता है कि वैसे भाई मुझे बताओगे कि आखिर ये क्या चीजें हैं? तो फेंगी बताता है कि ये सभी के सभी नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, जिससे कि ये हमारे लिए उतने ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन सभी लोगों को ऐसी डार्क जगह पे दफनाया गया था जहाँ पर पहले से ही डार्क एनर्जी मौजूद थी। बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कहीं इस टॉम का ओनर रीइंकार्नेट ना हो जाए। और जितना मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, इस जगह को कैम्ब्रियन डायनेस्टी की सिमेट्री होनी चाहिए। शेनपाओ कहता है कि क्या वाकई में ये लेजेंडरी कैम्ब्रियन डायनेस्टी है? वो जैसे ही एक और कॉफिन को खोलने वाला था तो वो दोनों तुरंत ही उसको मना कर देते हैं, लेकिन फिर गलती से हल्का सा धक्का लगाने से ही वो कॉफिन ओपन भी हो जाता है, जिसके अंदर ये डार्क एनर्जी भी जा चुकी थी। वो तीनों ही देखते हैं कि इसके अंदर तो मौजूद है चूजिया। वो भी इस डार्क एनर्जी में रहने की वजह से एक इविल गर्ल बन चुकी थी। फेंगी कहता है कि इसके अंदर डार्क एनर्जी है, इसलिए इससे अब बच के रहना। उसके ऊपर अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन चूजिया की बॉडी काफी ज्यादा एक्टिव होती है, इसलिए तो उसके ऊपर हल्का सा भी उसका असर नहीं होता। फिर वो अगले ही पल एक स्पीयर की मदद से उन तीनों के ऊपर ही अटैक करने लगती है। इसमें वो सबसे पहले यहाँ पर अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रही थी फेंगी को। फेंगी कहता है कि डार्क एनर्जी की वजह से उसकी बॉडी में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी आ चुकी है, इसलिए वो उसका सामना करने के लिए तुरंत ही शेनपाओ से अपने लिए एक वेपन ले लेता है। इसके बाद फिर यहाँ पर उन दोनों के ही बीच में एक काफी शानदार फाइट भी शुरू हो जाती है, जिसमें फेंगी के पास में वो ट्रेजर होने की वजह से वो उसको बराबरी की टक्कर भी दे रहा था, लेकिन चूजिया की स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए वो उसके वेपन को भी हटाते हुए उस पर काफी जोरों के अटैक्स कर रही थी। चूजिया के रिफ्लेक्शंस इतने ज्यादा फास्ट हो चुके थे, ये फेंगी को भी उसका सामना करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए वो कहता है कि अब मुझे इस
उसके ऊपर अपने तालिस्मान एरे का ही यूज करना पड़ेगा। इसके लिए पर वो काफी रफ्तार के साथ में जाता है और अपने उसी तालिस्मान एरे को यूज करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ उसको चूजिया के अटैक्स का भी सामना करना पड़ रहा था, जिससे कि फिर वो तुरंत ही शेनपाओ और फैटी उन दोनों से ही मदद भी मांगता है। जब तक मैं यहाँ पर तालिस्मान एरे को एक्टिवेट कर रहा हूँ तब तक तुम दोनों को चूजिया को यहाँ पर उलझा कर रखना पड़ेगा। इसलिए फिर शेनपाओ और फैटी दोनों ही उसको रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन चूजिया को रोक पाना फैटी के बस की बात नहीं थी। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में फेंगी भी यहाँ पर अपने उस तालिस्मान एरे को एक्टिवेट कर लेता है और उसी के अंदर फंसा देता है चूजिया को, जिससे कि चूजिया की बॉडी के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी भरी हुई थी वो उससे रिलीज होने लगती है। फेंगी एक ही बार में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को चूजिया के अंदर डाल देता है, जिससे कि चूजिया भी काफी जोरों के साथ में स्क्रीम करने लगी थी। तो शेनपाओ से कहता है कि भाई फेंगी तुम ये कर क्या रहे हो। तो फेंगी कहता है कि चूजिया के अंदर जो ये एक्सट्रीम कोल्ड एयर जा चुकी है मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको बचाने के लिए हमारे पास में इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। तभी फेंगी ये गौर करता है कि वो यहाँ पर जिन स्पेल्स को यूज कर रहा था वो तो कभी भी उसके मास्टर ने उसको सिखाए ही नहीं थे। लेकिन फिर तभी अचानक से ही काफी सारे कॉफिन्स नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, लेकिन उस वक्त तक चूजिया की बॉडी में से पूरी तरीके से डार्क एनर्जी भी नहीं निकली थी। इसलिए वो एक मूव का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले उसको बेहोश कर देता है। लेकिन अब इसके अगले ही पल ये जगह भी पूरी तरीके से कोलैप्स होने लगती है, जिससे कि इन तीनों की जान खतरे में पड़ जाती है। फैटी कहता है कि फेंगी मुझे बचाओ, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। लोगों के यहाँ से निकलते ही ये जगह पूरी तरीके से ही ढह जाती है। और जब ये चारों के चारों वापस से अपने घर पर आ जाते हैं तो उन्हें इस न्यूज के बारे में पता चलता है कि आज करीब 10 बजे के आसपास साउथ में मौजूद सिमेट्री अपने आप ही कोलैप्स कर गई। अच्छी बात तो ये थी कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था और किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फैटी तो यहाँ पर जीएन स्टोन के बारे में डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहा था। उस सिमेट्री के बारे में ये कहा जाता है कि ये शायद पुराने जमाने की लेजेंडरी कैम्ब्रियन डायनेस्टी का एंशिएंट टॉम्ब हो सकता है। फेंगी और शेनपाओ यहाँ पर चूजिया के जागने का इंतजार कर रहे थे। फेंगी कहता है कि मैं उसके बॉडी के डार्क एनर्जी को पूरी तरीके से सील कर चुका हूँ, लेकिन अब हम लोगों को केवल 1 महीने के अंदर ही कोई एक ऐसी डार्क जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर हम लोग इस मैजिक सर्कल को रिवर्स करेंगे। तभी जाकर चूजिया की बॉडी को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो एक काफी बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। और फैटी को भी जीन स्टोन के बारे में कुछ डिटेल्स पता चल चुकी थी, उसके बारे में उनको और भी ज्यादा जानकारी दे सकते हैं मिस्टर एमिंग। इसीलिए फेंगी कहता है कि अब हम लोगों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा मिस्टर एमिंग, क्योंकि अब उन लोगों का एक बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस सफर भी शुरू होने वाला है। आप लोग मुझे कमेंट में ये जरूर से बताइएगा कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, या मुझे इसका नेक्स्ट एपिसोड लाना चाहिए वो भी मुझे कमेंट में जरूर से बताना।